द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स के लेटेस्ट तिमाही नतीजों पर। कंपनी ने रेवेन्यू में लगभग 4% की अच्छी ग्रोथ दिखाई है, लेकिन जो असली कहानी है वो उसके एआई इनिशिएटिव्स में है। वहाँ काफी हलचल देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और उसी हलचल के बीच एक नंबर है जिसने सबका ध्यान खींचा है। मार्जिन्स में 150 बेसिस पॉइंट्स यानी 1.5% का जंप। और कंपनी का कहना है कि ये उनके एआई प्लेटफॉर्म्स और कुछ नए प्राइसिंग मॉडल्स की वजह से हुआ है। हाँ, और यहीं से हमारी आज की चर्चा का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो सवाल ये है कि परसिस्टेंट का ये जो 1.5% का मार्जिन जंप है, क्या ये एक परमानेंट, एक स्ट्रक्चरल चेंज है जो उनके अपने बनाए हुए प्लेटफॉर्म्स की वजह से आया है? मेरा मानना है कि ये कंपनी की आईपी लेड स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा और टिकाऊ बदलाव है। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मेरा तर्क ये है कि ये उछाल कुछ खास डील्स का नतीजा हो सकता है। मतलब ये एक टेम्पररी बूस्ट है जिसे आगे चलकर दोहराना बहुत मुश्किल होगा, खासकर जब कंपटीशन और मार्केट डायनामिक्स बदलेंगे। चलिए इसी पर बात करते हैं। देखिए, ये जो 1.5% का मार्जिन एक्सपेंशन है, ये कोई तुक्का नहीं है। ये उनके सालों के इन्वेस्टमेंट का नतीजा है, खास तौर पर उनके अपने प्लेटफॉर्म्स जैसे सासवा, जो पुराने और जटिल कोड को समझने में मदद करता है, या फिर उनके जेनाई हब में। जैसा कि सीईओ संदीप कालरा ने कॉल पर साफ-साफ कहा, ये फायदा किसी एक बड़ी डील से नहीं आया, बल्कि कई डील से आया है जो अब धीरे-धीरे स्केल कर रही हैं। ये दिखाता है कि इसका असर काफी व्यापक है। अब कंपनी का बिजनेस सिर्फ लोगों को घंटे के हिसाब से बिल करने का नहीं रह गया है, वे अपनी टेक्नोलॉजी और आईपी को बेचकर पैसा कमा रहे हैं। इससे रेवेन्यू और हेडकाउंट का जो सीधा कनेक्शन था वो टूट रहा है। ये मार्जिन ग्रोथ इस बात का पक्का सबूत है कि परसिस्टेंट एक ट्रेडिशनल आईटी सर्विस कंपनी से एक प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी बन रही है, और ये उन्हें एक लॉन्ग टर्म कंपेटिटिव एडवांटेज देगा। देखिए, ये तर्क सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असलियत आंकड़ों में छुपी है और आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। एक ही तिमाही में 1.5% का मार्जिन जंप बहुत बड़ा होता है। मतलब इतना बड़ा कि शक होना लाजमी है। मेरे लिए नंबर्स में एक अजीब सी बात है। अगर एआई टूल्स की वजह से मार्जिन इतना बढ़ा है तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़नी चाहिए थी, है ना? लेकिन रेवेन्यू पर एम्प्लॉय, जो प्रोडक्टिविटी का एक सीधा इंडिकेटर है, वो पिछले कुछ तिमाहियों से लगभग फ्लैट है। अगर लोग सच में ज्यादा प्रोडक्टिव हैं तो प्रति व्यक्ति कमाई भी बढ़नी चाहिए थी। लेकिन ये एक लीडिंग इंडिकेटर हो सकता है। एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। इससे भी बड़ी बात यह है कि उनके सॉफ्टवेयर लाइसेंस रेवेन्यू में तिमाही दर तिमाही 40% का उछाल आया है, जबकि सर्विस रेवेन्यू सिर्फ 2.6% बढ़ा है। तो असल कहानी ये है कि मार्जिन में जो उछाल दिख रहा है वो उनकी सेवाओं के बेहतर होने से उतना नहीं आया जितना कि एक मुश्त लाइसेंस बेचने से आया है। ये ऐसा है जैसे कोई रेस्टोरेंट अपनी कमाई बढ़ने का दावा करे, लेकिन पता चले कि उसने अपनी एक महंगी कुर्सी बेच दी है। आप हर तिमाही में अपनी कुर्सियां नहीं बेच सकती। ये एक टिकाऊ मॉडल नहीं लगता। मैनेजमेंट ने खुद माना है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कमर्शियल कॉन्स्ट्रक्ट पर निर्भर करता है, जो इस बात का इशारा है कि ये तिमाही कुछ अच्छी डील्स की वजह से एक अपवाद हो सकती है। वे कोई एक बार की संपत्ति नहीं बेच रहे हैं, वे एक ऐसा सॉफ्टवेयर लाइसेंस बेच रहे हैं जिसे वे बार बार बेच सकते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये उनकी सोची समझी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। अगर आप उनकी बैलेंस शीट देखें तो इंटेंजिबल एसेट्स का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि वो अपने एआई टूल्स और आईपी में लगातार पैसा लगा रहे हैं, और अब उस इन्वेस्टमेंट का फल मिल रहा है। उन्होंने कॉल पर यूरोप के एक बड़े ग्लोबल बैंक का उदाहरण दिया। उस बैंक के पास दशकों पुराना जटिल कोड था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। परसिस्टेंट के सैसफॉ प्लेटफॉर्म ने उस कोड को समझने में मदद की, जिससे उन्हें एक बड़ी डील मिली। ये साबित करता है कि उनके टूल्स असली बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये कोई हवा-हवाई बात नहीं है। ये एक स्ट्रक्चरल बदलाव है, एकमुश्त कमाई नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, पर मैं इस तिमाही में दिखे इम्पैक्ट के स्केल पर सवाल उठा रही हूँ। अगर ये एक स्ट्रक्चरल बदलाव होता तो ये धीरे धीरे आता, न कि एक ही झटके में इतना बड़ा उछाल। 40% लाइसेंस रेवेन्यू ग्रोथ और सिर्फ 2.6% सर्विस ग्रोथ का जो फर्क है वो आपके तर्क को कमजोर करता है। ये साफ तौर पर एक बड़ी लाइसेंस डील की तरफ इशारा करता है जो हर तिमाही में नहीं हो सकती। सीईओ का ये कहना कि भविष्य में आईपी और सेवाओं के बीच की लाइन धुंधली हो जाएगी, ये भविष्य की एक उम्मीद है, आज की हकीकत नहीं।
आज की हकीकत ये है कि रेवेन्यू के दो अलग-अलग हिस्से हैं और एक हिस्सा दूसरे से कहीं ज्यादा तेजी से भागा, जिसने मार्जिन को फुला दिया। वे आउटकम बेच रहे हैं जो उनकी आईपी से चलता है, और यही वो जगह है जहां उनकी असली ताकत दिखती है। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के चारों ओर एक ऐसी खाई, एक ऐसा मोट बना लिया है जिसे पार करना मुश्किल है। अकेले सासवा के लिए 105 पेटेंट दायर किए गए हैं। वे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एंथ्रोपिक और डिजिटल ओशन जैसी टॉप टेक कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। सीईओ ने कॉल पर पूरे विश्वास के साथ कहा कि लगातार इन्वेस्टमेंट के साथ वे अपने इस कॉम्पिटिटिव डिफरेंस को बनाए रख सकते हैं। ये कोई टेम्परेरी बढ़त नहीं है, ये एक गहरा आईपी प्रोटेक्टेड एडवांटेज है। आईपी प्रोटेक्टेड और मोट जैसे शब्द सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या ये खाई वाकई इतनी गहरी है? सीईओ ने खुद माना कि कंपटीशन उन्हें सतर्क रखेगा। एआई टूल्स का मार्केट बहुत तेजी से बदल रहा है। आज जो लीडर है वो कल पीछे रह सकता है। बड़े कॉम्पिटिटर्स और छोटे तेज स्टार्टअप्स अपने खुद के टूल बना रहे हैं। कॉल पर एक एनालिस्ट ने बिल्कुल सही सवाल पूछा था कि क्या ये टूल्स आगे चलकर कमोडिटाइज हो जाएंगे? मतलब क्या ये इतने आम हो जाएंगे कि इनमें कोई खास बात ही नहीं बचेगी? 105 पेटेंट का नंबर प्रभावशाली लगता है, लेकिन इस फील्ड में स्पीड और एडेप्टेबिलिटी पेटेंट से ज्यादा मायने रखती है। आज की तारीख में इन्फोसिस या टीसीएस को अपना सासवा जैसा टूल बनाने से कौन रोक सकता है? शुरुआती बढ़त का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा हाई मार्जिन कमाते रहेंगे, खासकर जब एआई की रेस में हर कोई शामिल हो रहा हो। मुझे ये तर्क इसलिए ठीक नहीं लग रहा क्योंकि ये परसिस्टेंट के काम की गहराई को अनदेखा कर रहा है। वे कोई जेनेरिक एआई टूल नहीं बना रहे हैं। वे बहुत ही स्पेसिफिक, जटिल समस्याओं को हल कर रहे हैं जो किसी खास इंडस्ट्री से जुड़ी हैं। जैसे उस बैंक वाले केस में उनके टूल ने वो काम किया जो इंसान मैन्युअल रूप से कर ही नहीं सकते थे। दशकों पुराने बिजनेस लॉजिक को रिवर्स इंजीनियर करना। ये सिर्फ कोडिंग में कुछ घंटे बचाने जैसा नहीं है, ये उन समस्याओं को हल करने जैसा है जो पहले अघुलनशील मानी जाती थी। तो अगर वे इतने अविश्वसनीय अघुलनशील प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय क्यों नहीं बढ़ रहा? अगर आपके हजारों कर्मचारी अब जादू कर रहे हैं, तो कंपनी की प्रति व्यक्ति कमाई में भी तो वो जादू दिखना चाहिए ना, है ना? मैनेजमेंट ने एक बार के लेबर कोड इम्पैक्ट का बहाना देकर इस सवाल को टालने की कोशिश की, लेकिन ये मूल सवाल का जवाब नहीं है। मार्जिन में इतना बड़ा उछाल और प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स में ठहराव, इन दोनों के बीच एक बड़ा गैप है। ये इस बात को और पुख्ता करता है कि मार्जिन का ये फायदा प्राइसिंग मॉडल और लाइसेंसिंग से आया है, ना कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी में किसी बड़े सुधार से। लेकिन ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। आप अपनी टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा पैसा तभी चार्ज कर सकते हैं जब वो असली मापने लायक वैल्यू दे रही हो, चाहे वो वैल्यू एफिशिएंसी से आए या पहले नामुमकिन कामों को मुमकिन बनाने से। यह एक टिकाऊ फायदा है। ये नया प्राइसिंग मॉडल तभी काम करता है जब आपकी टेक्नोलॉजी में दम हो। इसलिए मेरे लिए ये कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक लीडिंग इंडिकेटर है। मार्जिन में बढ़ोतरी पहले आती है क्योंकि वे अपनी आईपी की वैल्यू को कैप्चर कर रहे हैं। समय के साथ जैसे जैसे ये डील्स बढ़ेंगी और नई डील्स जुड़ेंगी, इसका असर रेवेन्यू पर, एम्प्लॉय जैसे बड़े मैट्रिक्स पर भी दिखने लगेगा। ये एक यात्रा की शुरुआत है, अंत नहीं। हो सकता है, पर ये एक उम्मीद है, एक अनुमान है। जो तथ्य हमारे सामने हैं वे हैं एक तिमाही में एक बहुत बड़ा असामान्य मार्जिन जंप, जो सीधे सीधे लाइसेंसिंग रेवेन्यू में भारी उछाल से जुड़ा है, और उसी समय प्रोडक्टिविटी के एक मुख्य इंडिकेटर में ठहराव। ये सब देखकर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उत्साहित होने के बजाय थोड़ा सतर्क रहना ही समझदारी है। एक असाधारण तिमाही एक नया नियम नहीं बना देती। हमें ये देखने के लिए कम से कम 2-3 और तिमाहियों का इंतजार करना होगा कि क्या ये ट्रेंड बना रहता है या ये सिर्फ एक बार का कमाल था। अंत में मेरे लिए तीसरी तिमाही के नतीजे साफ तौर पर दिखाते हैं कि परसिस्टेंट एक सफल प्लेटफॉर्म बेस्ड मॉडल की तरफ मजबूती से बढ़ रहा है। 150 बेसिस पॉइंट्स की मार्जिन ग्रोथ, बड़े क्लाइंट्स के साथ जीत और एक मजबूत आईपी पोर्टफोलियो, ये सब एक टिकाऊ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की ओर इशारा करते हैं जो भविष्य में ग्रोथ को रफ्तार देगा। ये एक रणनीतिक बदलाव है, कोई अस्थायी उछाल नहीं। और मेरे लिए जबकि तिमाही के आंकड़े प्रभावशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस मार्जिन की सस्टेनेबिलिटी, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय का स्थिर रहना और लंबे समय में कंपटीशन का दबाव, इन सब पर गंभीर सवाल बने हुए हैं।
यह निष्कर्ष निकालने से पहले कि यह एक स्थायी स्ट्रक्चरल बदलाव है, हमें और डेटा का इंतजार करना चाहिए। ये एक शानदार तिमाही थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो इस चर्चा से ये तो साफ है कि परसिस्टेंट सिस्टम्स एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। असली सवाल ये है कि क्या उनके बनाए हुए एआई प्लेटफॉर्म्स एक ऐसी स्थायी खाई बना सकते हैं जो उन्हें इस तेजी से बदलते टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे अलग खड़ा कर सके? बिल्कुल, और जैसा कि हमने आज देखा, जो तथ्य सामने रखे गए हैं वे उम्मीद और सावधानी दोनों के लिए मजबूत तर्क देते हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाली तिमाहियों में ये कहानी किस करवट बैठती है।